चलो ठीक है, तो अब वापस आते हैं अपन कंडक्टर में। तो कंडक्टर में कल अपन चार चार्ज खेल रहे थे कि कौन सी सरफेस पे कितना आएगा, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना। कंडक्टर में वापस आते हैं और अब आज देखते हैं मतलब थोड़ा सा उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो लेट्स से मैं कोई एक रैंडम सरफेस बनाया, ये कोई रैंडम सरफेस बनाया, यहाँ पर ये मेटल भरा हुआ है, यहाँ पर ये मेटल भरा हुआ है और इस पर मैं कहता हूँ कि ये कुछ क्यू चार्ज इधर दे दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा, माइनस क्यू चार्ज रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा, प्लस क्यू चार्ज रहा होगा। तो क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू, इस तरह से तीन चार्जेस हमारे पास बन गए, ठीक है। तो एक चीज़ हमने कंक्लूड करी थी कि अंदर वाले चार्जेस यानी कि क्यू और माइनस क्यू की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, बोलो। अंदर वाला क्यू और ये माइनस क्यू की वजह से बाहर वाले किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, बोलो। 0 बनेगा। इसी तरीके से ये जो क्यू बना है, ये जो क्यू बना है, इसकी वजह से अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना बनेगा, बोलो। 0 बनेगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अंदर वाले चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल पॉइंट पर 0 बनेगा। अंदर वाले चार्जेस की वजह से बाहर वाले पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनेगा। और दूसरी बात, बाहर वाले चार्जेस की वजह से अंदर वाले पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इसे कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। इसे कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट में इमेजिन करो कि आप है ना जो है तूफान में फंस गए हो। क्या हो, तूफान में फंस गए हो एकदम, और आपके पास है कार, और कार को सब जगह ऐसा इमेजिन करो कि जहाँ पर कांच है वहाँ पर भी मेटल होता है, और जहाँ पर दरवाज़ा है वहाँ पर भी मेटल होता है, और सब जगह मेटल होता है। मतलब ये इमेजिन करते हुए मैं सोच रहा हूँ, है ना। ऐसी कार तुमने खरीदी, जैसे वो देखा तुमने टेस्ला का साइबर ट्रक देखा क्या, है ना। नहीं देखा, कोई बात नहीं। उसको अगर देखोगे तो ऐसा लगता है कि स्टील का डब्बा है बस वो, है ना। तो ऐसा बस समझ लो कि ये स्टील का डब्बा मैंने तुम्हें बना दिया, इसमें खिड़की भी है नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस स्टील का है सब कुछ ही, है ना। वो तो पता नहीं कार कैसे बोल दिया मैंने इसे, बट जो भी है यही है। बस इसके नीचे टायर लगे हुए इसके रबर के, तो सब कुछ ये मेटल बॉडी है कम्प्लीटली। कांच भी नहीं है, मेटल है, सब जगह मेटल है ना, इस तरह से बना हुआ है। अब देखो मैं इसकी बात करता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो यहाँ से अभी क्या है, मौसम ख़राब हो रखा है, तूफ़ान आ गया, बिजली कड़क रही है ना, बिजली कड़क रही है, पानी गिर रहा है नीचे, लाइट गिर रही है, बिजली गिर रही है नीचे। तो अभी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि यहाँ से बाहर निकल के कहीं पर रास्ता ढूंढने की कोशिश करो, है ना। तुम फंस गए हो अकेले सुनसान रास्ते पे, ये फंस गए तुम सुनसान रास्ते पे। अब तुम्हें डर लग रहा है कि भाई क्या करें क्या ना करें, जान बचानी है ना। अभी तो IIT भी नहीं हुई, उससे पहले ही बताओ ऐसी हालत हो रही है। तो तुम अब फंस गए यहाँ पर, देखो मासूम से, ठीक है। और तुम सोच रहे हो अब क्या करें, तो तुम्हें याद आती है मेरी क्लास, कौन सी वाली, शील्डिंग इफेक्ट वाली। तो तुम क्या करोगे बताओ, गाड़ी के अंदर रहोगे, गाड़ी के बाहर भाग जाओगे, अंदर रहोगे। क्यों, अंदर आ नहीं पाएगा, बिल्कुल। तो आप जो है ये जो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो इस मेटल बॉडी के अंदर नहीं आ पाएगी, है ना। बस आपका काम ये होगा कि मेटल को टच नहीं करना, पता लगे जो यहाँ टच हुआ वो तुम्हारी बॉडी में घुसा लिया तुमने। समझ में आया क्या, है ना। जो तुम हो गए कि प्लास्टिक की जो भी तुम्हारी सीट होगी या लेदर की सीट होगी उस पर बैठे रहो चुपचाप से रबड़ की में, है ना। मेटल को कहीं से कहीं तक टच मत कर लेना, पता लगे कि जो करंट यहाँ से आया वो मेटल में था और मेटल में तुमने टच कर लिया तो लो जी गए, है ना। इतनी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो गया तुम्हारा, है ना। तो देखो कितनी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि देखो बिजली अगर आए है ना, बिजली अगर गिरे तो मेटल बॉडी में रहना मतलब सबसे बढ़िया तो रहता है, घर पे रहो है ना, बाहर निकलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी बाई चांस ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो ऐसा अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो कितनी प्रैक्टिकल काम की चीज़ बता रहा हूँ। तो ये कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहा जाता है, शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। तो इसके अंदर लिखें, हिंदी लिखना आता है क्या अपने को, चलिए लिखे, इसमें लिखो अंदर के मेटल के अंदर के चार्जेस की वजह से, लिखो मेटल के
अंदर के चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at any external point is zero also बाहर के चार्जेस की वजह से मेटल के अंदर वाले किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। क्या बोला मैंने, दोबारा बोलो। मैंने वो तो मेटल के अंदर तो पहले बोला था ना, मैंने स्टार्टिंग किया था, मेटल के बाहर वाला बोला था। अरे यार स्टेटमेंट किसी ने लिखा हुआ तो बोल दो वापस, क्या बोला मैंने। बाहर वाले चार्जेस की वजह से बोला होगा ना, बाहर वाले चार्जेस की वजह से अंदर वाले किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। हाँ, फिर उसके बाद में बाहर वाला भी तो बोला है ना। हाँ, पता नहीं ऐसे कर रहे हो जैसे मैं यहाँ पर होश में नहीं हूँ। एक मिनट में बता रहा हूँ। पहले मैंने लिखा कि अंदर वाले चार्जेस की वजह से कि बाहर वाले पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। फिर अगला मैंने बोला कि बाहर वाले चार्जेस की वजह से अंदर वाले किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। अच्छा, बाहर वाले चार्जेस की जगह बाहर वाले चार्ज और मतलब एक्सटर्नल फील्ड को भी अपन लिख सकते हैं। तो बाहर वाले मैं लास्ट स्टेटमेंट जो है वो ये था कि बाहर वाले चार्जेस की वजह से अंदर वाले पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। उसमें ऐसा कर लेना, बाहर वाले चार्जेस और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, बाहर वाले चार्जेस और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इफ़ एनी, बाहर वाले चार्जेस और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इफ़ एनी की वजह से अंदर वाले पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। तो मिला जुला के क्या समझ में आया, बाहर का प्रभाव अंदर ज़ीरो, अंदर का प्रभाव बाहर ज़ीरो। तो ये क्या हो गई, शील्डिंग हो गई कि अंदर का माल बाहर नहीं पहुंच रहा, बाहर का माल अंदर नहीं आ रहा, रुक गया जहाँ का जाए। तो ये हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब आते हैं, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो। अंदर के पॉइंट पर ज़ीरो क्यों होगा, मैंने एक यूनिफॉर्म बॉडी बनाते हुए इस बात को समझाया था और उसी रिज़ल्ट को मैंने आगे प्रोपोगेट कर दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वापस से बता देता हूँ, ये लीजिए, और ये मैंने मेटल यहाँ बना दिया, ये मैंने मेटल यहाँ बना दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने कर दिया है Q, है ना। तो यहाँ क्या जाएगा, एकदम माइनस Q आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा बोलो, प्लस Q आ जाएगा। चार्जेस ये माइनस Q कहाँ पर गए, अंदर ये यहाँ पर फंसा हुआ है क्या, लैटिस के अंदर में है क्या। ये माइनस Q कहाँ पर आया, सरफेस पर आया। इसी तरह से प्लस Q चार्ज कहाँ आया, इस सरफेस पर आया। तो इसका मतलब अगर चार्ज को देखा जाए तो ये प्लस Q चार्ज इस स्फेरिकल सरफेस पर आया हुआ है, इसी तरह से माइनस Q चार्ज इस स्फेरिकल सरफेस पर आया हुआ है। तो बच्चा आप खुद से समझ सकते हैं कि एक स्फेरिकल अगर सरफेस होती है और उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है,
तो उसकी वजह से अगर मैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ तो वो ज़ीरो बन जाएगी। इसका मतलब इस क्यू चार्ज की वजह से अंदर वाले किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो बनेगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। तो मैंने Q और माइनस Q को देखा, तो मैं इस पॉइंट पर देखता हूँ, तो इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R², इस माइनस Q की वजह से जो कि स्फेरिकल शेल बना हुआ है कितनी हो जाएगी, K माइनस Q/R², दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट, खल्लास। इसका मतलब अंदर वालों की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंचा, बाहर वालों की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंचा है। समझे क्या? लैटिस, अच्छा तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पर ज़ीरो नहीं होगा, मतलब अरे नहीं नहीं, यहाँ पर जो भी बना इसकी वजह से, जैसे ये बना ना क्यू शेल जो बना ना, उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर, जैसे हाँ तेरा डाउट जो है मैं ये बताता हूँ कि ये कहीं भी मैंने रैंडम पॉइंट ले लिया, कहीं भी मैंने रैंडम पॉइंट ले लिया, कहीं भी रैंडम पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर जो अभी बता रहा हूँ तेरा पॉइंट, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो किसकी वजह से बन रही थी, एक तो एक्सटर्नल की वजह से और एक इंटरनल की वजह से। तो मैं किसी भी पॉइंट पर अगर बोलता हूँ तो वो अपनी ज़ीरो थी, तो वो मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल वाले चार्जेस की वजह से प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटरनल वाले चार्जेस की वजह से। अब देखिए एक्सटर्नल वाले की मैं बात करता हूँ, तो एक्सटर्नल वाले के लिए मैं रैंडमली किसी भी पॉइंट की बात करता हूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अच्छा इस पॉइंट पे बताओ एक्सटर्नल की वजह से क्या हुआ, बताओ। बाहर वाले क्यू की वजह से अंदर इस पॉइंट पर कितना हुआ, 0 हुआ। ठीक है, समझे तुम्हारा डाउट खत्म? ओके, तो ठीक है, तो इसका कंक्लूजन जो है हमने सभी रैंडम बॉडीज़ के लिए भी ड्रॉ कर दिया, हालांकि ये गोल गोल थी, लेकिन इसका रिजल्ट हमने सभी के लिए आगे कंक्लूजन आगे बढ़ा दिया। नाउ आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू spherical shell and solid sphere। यानी कि होलो स्फीयर भी लेना है और सॉलिड स्फीयर भी लेना है, और हमें देखना है कि इन दोनों की वजह से, यानी कि होलो स्फीयर लिया और सॉलिड स्फीयर लिया, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना हुआ है, पोटेंशियल कितना बना हुआ है। तो मैंने मान लिया इसका चार्ज मैंने Q दे दिया, ये रेडियस R दे दी, मैंने भी यहाँ पर क्या चार्ज Q और रेडियस R, और यहाँ पर ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ है। तो अब बताइए ये सभी किसकी बात करी जा रही है, कंडक्टर की बात कर रही है, तो स्फेरिकल ये कंडक्टर है ना, कंडक्टर्स की बात हम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है दोनों आसपास रखे हैं, बस अलग अलग स्टडी कर रहा हूँ मैं, है ना, पता गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो दोनों का आसपास मत रखना। ये स्फेरिकल शेल अलग रखा हुआ है, एक सॉलिड स्फीयर अपना अलग रखा हुआ है। इस शेल का चार्ज है Q, रेडियस है R, इसका चार्ज है Q, रेडियस है R। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ कि Q चार्ज दिया, तो यहाँ पर चार्ज कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, इस पर सरफेस पर ही है, एक ही ऑप्शन है यार, इसके पास तो जगह ही नहीं है। इसका मतलब चार्ज जो है वो कहाँ रहा, सरफेस पर रहा, वो इस तरह से सरफेस पर रहा। अच्छा बताइए अब मैं सॉलिड स्फीयर की बात करता हूँ, तो सॉलिड स्फीयर पे अगर Q चार्ज दिया गया तो क्या होगा, कहाँ पर जाएगा, अगेन सरफेस पर जाएगा, पूरे वॉल्यूम पर नहीं। इस बार ये कंडक्टर है, कंडक्टर को चार्ज दिया जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0, गॉस लॉ से फ्लक्स 0 तो Q इन 0, इसका मतलब सारा चार्ज सरफेस पर जाएगा। तो अभी मुझे समझ में आया कि यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेफ़्ट साइड वाला और राइट साइड वाला डिट्टो सेम है, सारी चीज़ सेम है। चार्ज देखो सरफेस पे, चार्ज देखो सरफेस पर, चार्ज की ये रेडियस है वो R है, यहाँ पर रेडियस R है, तो आप देख सकते हैं सभी कुछ सेम है।
तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखा जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अगर लिखें तो बोलो क्या लिखा जाएगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं आउटसाइड वाले पॉइंट पर लिखता हूँ KQ/r², मैं अगर बात करता हूँ पोटेंशियल इनसाइड की KQ/R, और मैं अगर लिखता हूँ पोटेंशियल आउटसाइड वाले पॉइंट की KQ/r। चलिए अब इसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। लेकिन सर हमने तो देखा था वो तो ρr/3 होता है, ये तो 0 कैसे बोल रहे हो आप, है ना? बिल्कुल, यहाँ पर चार्ज जो बना है बिल्कुल सरफेस पर बना है। वो जो ρr/3 हमने पढ़ा था उसमें क्या था, चार्ज यूनिफॉर्मली अंदर भी बंधा हुआ है। यहाँ पर अंदर करने का कोई रीज़न नहीं है, कोई कारण नहीं है। चार्जेस सारे के सारे कहाँ आ गए? सरफेस पर आ गए हैं। तो चार्जेस की वजह से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो मैं देख सकता हूँ बिल्कुल सेम चार्जेस हैं लेफ्ट एंड राइट वाले डायग्राम में। इसका मतलब यहाँ पर ये शेल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर 0 होती है बिल्कुल वही लिखा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड KQ/r²। अब मैं बात करता हूँ पोटेंशियल इनसाइड KQ/ कैपिटल या स्मॉल? कैपिटल R। और इसकी बात करूं तो आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए KQ/r। देख लो सारी चीज़ें डिट्टो सेम आ गई, चाहे होलोस्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, हमारी सभी चीज़ें सेम आ चुकी हैं। देख लो समझ लो। डन, नोट कर लो। लिख लिया? चलिए अब देखते हैं एक सवाल जिसमें कि इस तरह से दिया हुआ है, 2 कंसेंट्रिक मेटल शेल, सभी पर चार्ज दिए हैं। मैंने इसको बोल दिया कि यहाँ पर चार्ज है कुछ -Q चार्ज दिया है अंदर वाले और बाहर वाले को +2Q चार्ज दिया गया है। ठीक है, अंदर वाले को -Q चार्ज दिया गया है, बाहर वाले को +2Q चार्ज दे दिया गया है। इसकी रेडियस मैंने कह दिया A है और इसकी रेडियस कहा गया B है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो चार्जेस आए, अब ये क्या है कि ये है कंडक्टर है, तो चार्जेस जहाँ दिए वहाँ रुकना ज़रूरी नहीं है, कहीं भी मूव कर सकते हैं मेटल के अंदर में। तो यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा होगा, किस सरफेस पर कितना रहा होगा। यहाँ पर कितनी सरफेस दिख रही है? शेल है ना, तो शेल के अंदर वाली भी एक सरफेस बनती है, बाहर वाली भी एक सरफेस बनती है। यहाँ पर भी एक अंदर वाली सरफेस बनी होगी, बाहर वाली सरफेस बनी होगी। तो हमें देखना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितना बना है। हाँ, देखो इसको करने का तरीका मैं
ऐसे कर लेता हूँ। शेल था, शेल मतलब कि यहाँ पर मेटल की एक थोड़ी सी थिन सी प्लेट है, लेकिन अभी क्या है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको थोड़ा जूम करके बना दिया। जूम तो समझते ही होंगे, है ना। ये जो अपना ये मेटल था ना जो इतना पतला सा था, इसको मैंने ऐसा मोटा करके बना दिया, डायरेक्ट ऐसे बड़ा करके बना दिया, जूम करके बना दिया। तो अब मैं देखता हूँ कि जो चार्जेस बने होंगे वो कैसे बने होंगे। तो चार्जेस देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये एक गॉसियन सरफेस बना दें। ये एक गॉसियन सरफेस मैंने बना दी। अब गॉसियन सरफेस बनाई तो मैं देख सकता हूँ इस गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट क्या मेटल के अंदर है क्या। तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सिंस 0 रहेगी। सिंस इनसाइड मेटल है इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो रही वो 0 रही। दैट इज़ वाई फ्लक्स जो रहा वो 0 रहा। दैट इज़ वाई क्यू इन जो रहे वो 0 रहा। इसका मतलब इस सरफेस के अंदर में कोई चार्ज नहीं आया। तो इसके लिए मैं एकदम चीख चीख कैसे कह सकता हूँ कि यहाँ का जो चार्ज रहेगा वो 0 रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे चार्ज की। तो अब देखो कि इस वाले स्फीयर पे, अंदर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज हमने दिया था, -q दिया था। अंदर वाली सरफेस पर तो 0 आ गया, इसका मतलब जो बाहर वाली सरफेस है उस पर आ जाएगा -q, क्योंकि नेट चार्ज तो -q बना रहना चाहिए। तो अंदर 0 तो इसका मतलब बाहर तो पक्का -q बना रहेगा। इसी तरीके से ये वाली मेटल मैंने सरफेस में एक गॉसियन सरफेस बना ली, ऐसे एक गॉसियन सरफेस बना ली। अब ये गॉसियन सरफेस जब बनाई तो बताइए ये भी तो मेटल के अंदर है, और मेटल के अंदर है तो इसका मतलब इसके लिए लिख सकते हैं, ये गॉसियन सरफेस नंबर 2 बोल देता हूँ, गॉसियन सरफेस नंबर 1 बोल देता हूँ। तो लिखता हूँ फॉर गॉसियन सरफेस 2 लिख सकते हैं, सिंस ये कहाँ पर है, इनसाइड मेटल है, तो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बोलो 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो Q इन 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो फ्लक्स 0, फ्लक्स 0 तो Q इन 0। Q इन 0 तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम -q चार्ज तो फंसा चुके हैं। तो अगर यहाँ पर -q रहा तो बच्चा आप बता सकते हैं कि इस सरफेस पर एक +q चार्ज आ जाना चाहिए ताकि Q और -q मिला के क्या हो जाए, 0 हो जाए। समझे मैंने क्या किया यहाँ पर, +q चार्ज कैसे आया, ठीक। अरे ये गॉसियन सरफेस ग्रीन वाली दिख रही है, उस ग्रीन वाली गॉसियन सरफेस में फ्लक्स कितना आ गया, तो चार्ज इंक्लोज कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर इस सरफेस पे बता कितना चार्ज फंसा हुआ था, ये कितना चार्ज फंसा हुआ था, अरे यार -q लिखा हुआ है वही पढ़ के बताना है। यहाँ पर ये चार्ज कितना है, -q। तो क्या ये गॉसियन सरफेस के अंदर है या नहीं है, इस ग्रीन वाली गॉसियन सरफेस के अंदर है या नहीं है। तो अपने को नेट चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर कितना करना है, 0 करना है। तो इधर -q आया तो इसका मतलब इधर +q आना पड़ेगा ताकि मिला के 0 हो जाए, ठीक है। फिर अच्छा बताओ इस बाहर वाले स्फीयर पर टोटल चार्ज कितना था, 2q था। तो मैं देख सकता हूँ q तो अंदर आ गया, इसका मतलब बाहर की तरफ कितना बन जाएगा, q बन जाएगा, है ना। q और q 2q बन गया, नेट चार्ज कांस्टेंट रहना चाहिए, तो q और q 2q बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बन चुका है हर सरफेस के लिए चार्जेस कितना आया है, ठीक है। हर एक सरफेस के लिए चार्ज बन चुका है, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। इस सवाल का सेकंड पार्ट जो है वो भी लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया, इस स्फीयर को B लिखा, इस स्फीयर को A लिखा। तो हमसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा, VB - VA। मतलब क्या बोला हुआ है
कि वी बी क्या है, वी बी है पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर। वी बी क्या बोला गया है, पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। तो वी बी आ चुका है, वी ए आ चुका है, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस भी बन चुका है। बोलो समझ में आया क्या? मतलब ये निकालना है बेसिकली हमसे पूछा गया है, मैंने वी बी और वी ए बताया आपका मतलब क्या है। अब हमसे बोला गया है कि बी का पोटेंशियल निकालो, ए का पोटेंशियल निकालो और दोनों का डिफरेंस बताइए कितना आ रहा है। बिल्कुल सही। देखो क्या बोला है, पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर माइनस पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। तो चलिए पोटेंशियल देख लेते हैं। तो पोटेंशियल लिखने का तरीका अपने को मालूम है कि एक शैली तो बने हुए हैं यहाँ पर। तो मैं अगर पोटेंशियल ऑफ ए लिखना चाहूँ तो क्या होगा, एक तो खुद के चार्जेस की वजह से खुद का पोटेंशियल प्लस दूसरे के चार्जेस की वजह से खुद का पोटेंशियल, यानी कि बाहर की वजह से। तो मैं खुद की वजह से अगर उसका लिखूं तो उसका चार्ज कितना था, माइनस क्यू था, रेडियस कितना था, ए था। तो ये आ जाएगा के माइनस क्यू अपॉन ए प्लस अगर दूसरे बाहर की वजह से देखूं तो ये क्या है, ये 2q चार्ज है और 2q चार्ज के स्फीयर के लिए ये बना हुआ है इंटरनल पॉइंट। तो लिख सकते हैं ये आ जाएगा के 2q अपॉन बी। इंटरनल पॉइंट पे यही लिखते हैं ना, देखो के क्यू बाई आर, कैपिटल आर तो लिखा जाता है। तो इसका चार्ज कितना था, 2q था और रेडियस कितना था, b था। तो के 2q अपॉन बी बन चुका है। तो पोटेंशियल ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास इतनी आ चुकी है। अब इसे देखकर हो सकता है आपके दिमाग में ये डाउट आ जाए कि सर अपन ने तो यहाँ पर ये 0 माइनस क्यू, ये क्यू और क्यू किया था, उसका क्या करना है, मतलब आपने तो इसको तो ध्यान ही नहीं दिया, आपने सीधा इसी डायग्राम की मदद से कर दिया। तो कोई जवाब देगा क्या इसका? बोलो। हाँ चलिए, अरे यार इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो कॉमन सेंस का सवाल है। चलिए देखें, यहाँ पर चार्ज कितना आया, 0 आया, यहाँ पर कितना आया, माइनस क्यू आया। अब यहाँ की ये जो मोटाई है ये क्या बहुत बड़ी है क्या? अरे यार इसकी जो थिकनेस है अंदर वाले की नहीं है, वो तो शेल था ना, वो तो मैंने डायग्राम बनाने के लिए इतना मोटा बनाया, वो कोई एक्चुअली इतना मोटा थोड़ी ना है। तो अभी मैं देख सकता हूँ कि ये जो माइनस क्यू चार्ज है और ये जो 0 चार्ज है वो लगभग एक ही रेडियस, एक ही दूरी पर एग्जिस्ट करता है सेंटर से। ठीक है, 0 चार्ज सेंटर से थोड़ा सा पास में है, माइनस क्यू चार्ज सेंटर से थोड़ा सा दूर है, लेकिन इनके बीच का जो दूरी है वो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं अपन। इसी तरीके से इस सेंटर की मैं देखता हूँ ये क्यू और ये क्यू, अगर देखा जाए तो दोनों की दूरी लगभग सेम आ गई। तो दोनों की दूरी सेम आ गई तो बेसिकली 2q तो हो गया। तो इसका मतलब इसी से देख लो तो काम आसान हो जाएगा, है ना। इसी से देख लो तो मतलब जल्दी बन जाएगा, अदरवाइज चारों का लिखोगे तब भी वही आएगा। कर लेते हैं, देखो 0 की वजह से खुद का पोटेंशियल 0, फिर माइनस क्यू की वजह से खुद का पोटेंशियल k माइनस क्यू बाई ए, फिर इस q की वजह से इसका पोटेंशियल k q अपॉन बी,
इस क्यू की वजह से इसका पोटेंशियल के क्यू अपॉन बी, तो देख सकते हो वही आ गया। क्या मेरी भाषा समझ में आ रही है आपको? इसी तरह से मैंने वी बी बोला, तो वी बी मतलब बी का पोटेंशियल बनाने के लिए दो चार्जेस हैं, एक तो माइनस क्यू, तो क्या लिखा जाएगा के माइनस क्यू अपॉन बी की ए। देखो अपने पास माइनस क्यू यहाँ पर है, देखना है यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है अंदर वाले शेल के लिए, तो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसका मतलब मैं देख सकता हूँ इतना बन जाएगा के माइनस क्यू बाई बी। मुझे पता है के क्यू बाई स्मॉल आर लिखा जाता है, तो छोटे वाले स्फीयर के लिए जो ये दूरी लिखा जाएगा वो बी लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा के माइनस क्यू बाई बी। और इसका क्या लिखूँ, 2q वाले का क्या लिखूँ बताओ, ए या बी? बी ही रहेगा, खुद की वजह से खुद का तो क्या होगा, खुद की रेडियस यूज़ की जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ वी बी माइनस वी ए, तो क्या हो गया, ये तो ख़त्म हो गए, ये आ जाएगा के माइनस क्यू 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए, तो दिस इज़ इक्वल्स टू के माइनस क्यू है ना, मल्टीप्लाइड में है, तो इस तरह से वी बी माइनस वी ए हमारा बन चुका है। वही फाइनल आंसर आ गया। आ गया बोलो? ओके, नोट कर लिया? ठीक है, चलिए आगे। इसमें से थर्ड पार्ट पूछता हूँ इसी सवाल का। फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन स्फीयर A and B are connected using conducting wire। ठीक है ना, जो स्फीयर था उनका नाम अपन ने ए और बी दे ही दिया था, ठीक है। तो इनके लिए बोला गया है कि इनको अगर आपस में से कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए, तो ये ऐसा था, और ये अपना स्फीयर बाहर वाला, ये अपना स्फीयर अंदर वाला, इस पर बोला गया है माइनस क्यू चार्ज, इस पर बोला गया है प्लस 2q चार्ज, और साथ में क्या कह दिया कि यहाँ पर एक वायर थी और इसको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ये स्विच मैंने लगा दिया, वायर से कनेक्ट कर दिया, तो चार्जेस इधर उधर मूव कर सकते हैं, मुझे नहीं पता कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो फिर से पूछा गया है कि जब कनेक्ट कर दिया तो चार्ज पता नहीं मूव किए या नहीं किए, तो भाई साहब नई वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नया वाला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताइए कितना बना होगा। ठीक है, बस इतना सही, 4 सरफेसेस है ना, बाकी सब पे 0 बन रहा है, कैसे बोलो? वाई? तो चार्ज बाहर चला जाएगा, कैसे पता लगा पोटेंशियल सेम रखने के लिए चार्ज बाहर गया? हाँ ये तो सही है, बाहर गया तो सेम हो जाएगा, लेकिन सेम होने के लिए बाहर जाएगा वो कैसे पता लगा? एक काम करते हैं, मुझे नहीं पता यहाँ पर चार्ज क्या आया, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ लेट्स से कुछ यहाँ पर Q1 आ गया, लेट्स से यहाँ पर Q1 आ गया, तो इस वाले स्फीयर पर लेट्स से कुछ आ चुका है, कितना आ गया होगा बोलो? नेट चार्ज पूरे सिस्टम का तो कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी कर लो, कोई भी इक्वेशन कहीं से कहीं तक ले लो, चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस 2q है, दोनों को मिला के चार्ज कितना हो जाएगा? q हो जाएगा। तो नेट चार्ज कितना बना हुआ है अभी सिस्टम का? q बना हुआ है, उसमें से q1 अगर मैंने यहाँ बोल दिया तो बाहर कितना गया? q माइनस q1 गया, बाहर जो बचा हुआ चार्ज है वो q माइनस q1 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो मैं देखता हूँ इस तरह से पोटेंशियल ऑफ ए अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा के क्यू 1 अपॉन ए प्लस के टाइम्स q माइनस q1 अपॉन, जल्दी बोलो,
अपॉन बी। बात करते हैं पोटेंशियल ऑफ बी की, तो क्या लिखा जाएगा, के क्यू वन अपॉन प्लस के क्यू माइनस क्यू वन अपॉन बी। तो बच्चा आप देख सकते हो पोटेंशियल ऑफ ए आ चुका है, पोटेंशियल ऑफ बी आ चुका है। अच्छा, आपने सुना होगा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अरे बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब चार्जेस पर फोर्स लगा होगा। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर चार्जेस मूव करेंगे तब तक जब तक कि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर तार को जोड़ दिया तो चार्जेस विल मूव टिल तो पोटेंशियल ऑफ बोथ द स्फीयर्स आर इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ एट फाइनल सिचुएशन, तो आफ्टर कनेक्टिंग द वायर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मतलब जहाँ चार्जेस जाने थे वो जा चुके हैं, रुक चुके हैं, फाइनली रुकने के बाद में हम बात कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पोटेंशियल ऑफ ए बराबर होना चाहिए पोटेंशियल ऑफ बी के। बोलो ये समझ में आता है क्या? चार्जेस तब तक मूव करेंगे जब तक पोटेंशियल दोनों का बराबर ना हो जाए। तो जब इक्वल हो गया तो मैं देखता हूँ पोटेंशियल ऑफ ये लिखा जाएगा कि Q1 अपॉन ए प्लस के टाइम्स Q माइनस Q1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू के Q1 अपॉन बी प्लस के टाइम्स Q माइनस Q1 अपॉन बी। तो देखो ये और ये खलास, यहाँ से आ गया के Q1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू के Q1 अपॉन बी। तो k से k गया, Q1 से Q1 गया, तो a इक्वल्स टू b आ गया। यहाँ से तो गड़बड़ हो गया कुछ, तो Q1 0 आ गया ना, Q1 0 आ गया, a बराबर b मत कर देना। हाँ क्यों इनक्लोज 0 होना पड़ेगा, लेकिन अभी कोई भी नहीं ना। देख ये 2Q जो था ना, ये हवा है ना, यहाँ पे शेल है ना, इसके बारे में नहीं ना मालूम अपने को। ये यहाँ पर लेटिस के अंदर में अपन ने बोल दिया एकदम खुला कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन रहा है। लेटिस के अंदर में इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन रहा है। ठीक है, और अब मैं बात कर रहा हूँ कि तुम्हारा पास ये जो पोटेंशियल बनेगा हर पॉइंट पे सेम बन रहा है। तो वो तेरा जो लॉजिक था ना वो बिल्कुल सही बैठ रहा था कि पोटेंशियल सेम करना है तो चार्जेस को अपन बाहर बैठा देते हैं तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ जाएगा, है ना। तो वो तेरा फंडा सही था, काफ़ी सही था, लेकिन मतलब कई बार गड़बड़ ना हो जाए इसमें। वैसे ठीक तो लग रहा है मेरे को, लेकिन कहीं ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर कुछ कर दिया तो शायद वो गड़बड़ कहीं बैठ जाए। वैसे तो सही लग रहा है मुझे तो, है ना। कई सवाल में करके देखना क्या होता है, फिर बताना मुझे, ठीक है। और अब बात करते हैं, ये तो Q1 आ गया, इसका मतलब बाहर वाली सरफेस पर जो चार्ज बना, तो मैं लिख सकता हूँ चार्ज ऑन इंटरनल स्फीयर वो है 0, चार्ज ऑन एक्सटर्नल स्फीयर वो कितना आ गया, Q माइनस Q1, यानी कि कितना आ चुका है, Q आ चुका है। अच्छा, अब एक्सटर्नल स्फीयर भी बना तो उसकी भी तो 2 सरफेस थी ना, तो एक्सटर्नल स्फीयर की अंदर वाली सरफेस पर चार्ज कितना बना, इसकी अंदर वाली सरफेस पर ये 0 चार्ज कैसे पता लगा, गॉसियन बनाया। हाँ, तो गॉसियन है तो फ्लक्स 0 तो Qin 0। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ तो कोई चार्ज था ही नहीं, यहाँ तो कोई चार्ज था ही नहीं, इसका मतलब इसकी अंदर वाली को भी 0 होना पड़ेगा। दूसरी बात, अंदर वाली सरफेस पर 0 है तो बाहर वाली सरफेस पर कितना आ गया, Q आ गया। कितना चार्ज आ गया, Q चार्ज आ चुका है। तो इंटरनल स्फीयर पे जो बना हुआ है वो 0 है, एक्सटर्नल स्फीयर पे बना हुआ है वो Q बना हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई।
ओके ओके, तो नोट कर लीजिए। डन है क्या? आगे बढ़ें क्या? हाँ बोलो। हो गया? चलिए अब मैं करता हूँ इसी का फोर्थ पार्ट। फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन स्फीयर A is connected to अर्थ। पृथ्वी से जोड़ दिया गया, यानी कि इस प्रोसेस को अर्थिंग कहते हैं। आपने सुना भी होगा, है ना, अर्थिंग नहीं हो रही, इसमें क्या नहीं हो रहा है, ऐसे कभी सुना होगा। तो ये अपन क्या करेंगे, ये रहा अपना बाहर वाला स्फीयर, ये रहा अपना अंदर वाला स्फीयर, और इसको क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। तो इसको इस तरह से दिखाया जाता है, अर्थिंग मतलब इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। जब भी डायग्राम में आपको ऐसा दिखेगा, ये वायर है और यहाँ पर ये ज़मीन से जुड़ा हुआ दिखा देते हैं, तो ये अर्थिंग हो गई। तो अभी बोला गया है, बताइए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं अर्थिंग का मतलब समझाता हूँ। अर्थिंग का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल जो लिया जाता है पृथ्वी का, वो लिया जाता है ज़ीरो। ग्राउंड का जो पोटेंशियल लिया जाता है वो ज़ीरो लिया जाता है। अब इसका लॉजिक भी ये है कि लॉजिक इसका चलो क्या हो सकता है कि KQ/R की अगर बात करें तो ये भी एक शेल सा जैसा बन जाएगा, कुछ रेडियस बहुत बड़ी है, तो KQ/R ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए अर्थ का पोटेंशियल ज़ीरो लेना सही है। ये सही है क्या बात है? नहीं, ये सही नहीं है। तुम्हें चार्ज के बारे में तो नहीं पता ना, अर्थ तो इतनी बड़ी है, चार्ज बड़ा हो गया तो ठीक है ना। इसका नहीं पता नहीं ना क्या है क्या नहीं। तो अभी क्या हो रहा है कि आप इससे बेटर ऑप्शन ये है, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थिंग को रेफरेंस लेना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसको रेफरेंस लेना है आसान। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, मैं किसी मेटल का बोल लेता हूँ कि यार इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है। अब मान लो कोई बैठा है मुंबई में, वो कहता है कि यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, किसी चीज़ का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो वो क्या कह रहा होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड का रेफरेंस लेना और ग्राउंड का रेफरेंस मेरे लिए को लेना और मुंबई वाले को लेना क्या है, बहुत बहुत आसान है, सेम ही तो है ना ग्राउंड। तो इस वजह से ग्राउंड को रेफरेंस लेना प्रैक्टिकली बहुत आसान है, तो उसका रेफरेंस लेंगे तो उसको पोटेंशियल ज़ीरो लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखा जाए तो अब क्या बनने वाला है। ठीक है, चलो एक बार आप ये घर से करके आएंगे। और ये 5वां सवाल जिसमें कि फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन स्फीयर B इज कनेक्टेड टू अर्थ। पहला तो क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन स्फीयर A इज कनेक्टेड टू अर्थ, और फिर 5वां है फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन स्फीयर B इज कनेक्टेड टू अर्थ। ठीक है, तो ये अभी का आप घर से करके लेकर आएंगे। ठीक है, और अपना कल पेपर तो है ही, तो अच्छे से पढ़ाई करा, और होमवर्क मैंने दे ही रखा है भर के, तो उसको भी कर ही लेना, और कोई डाउट हो तो पूछते रहना। ओके बच्चा, चलिए आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। कोई डाउट है क्या आज की क्लास में?